ओके बच्चों, तो अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट बनने के बाद जो इवेंट्स होते हैं उनको आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्लीवेज डिवीजन की। तो आप हेडिंग डालिए क्लीवेज डिवीजन। क्लीवेज डिवीजन, ओके। तो अब आप देखिए, जब एम्पुला में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट आपकी डिवाइड करने के बाद बनाएगा 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, ठीक है। तो जब जाइगोट डिवाइड करता है तो आपकी बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बनता है आपके 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, 16 सेल्ड, ओके। अब आप ध्यान से देखिए, जो जाइगोट डिवाइड करता है वो जाइगोट आपके माइटोसिस से डिवाइड करता है, और ये माइटोसिस आपके नॉर्मल माइटोसिस से अलग होती है, और इस माइटोसिस को आपके बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन, ठीक है। तो आप देखिए नॉर्मल माइटोसिस में और क्लीवेज में आपके क्या डिफरेंस है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे नॉर्मल माइटोसिस। तो देखिए नॉर्मल माइटोसिस में देखिए क्या होता है कि पेरेंट सेल जब भी डिवाइड करता है तो पेरेंट सेल डिवाइड करने से पहले अपनी ग्रोथ शो करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पेरेंट सेल है और ये पेरेंट सेल, इसको आप डिवाइड करना है, ठीक है। तो माइटोसिस से डिवाइड करने के लिए पहले इसको अपना साइज ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा, और डबल करने के बाद ये आपकी डिवाइड कर जाएगा। तो पहले इस सेल में सेल की ग्रोथ होगी, ठीक है। और सेल ग्रोथ आप जानते हैं G1 और G2 फेज में होती है, और S फेज में आपके DNA डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके G1, G2 और S तीनों फेजेस होते हैं, ठीक। और ये अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर सेल का साइज ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, और उसके बाद सेल आपके एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज से डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड करने के बाद ये बनाएगा आपके 2 डॉटर सेल, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपके ध्यान से देखिए, जो पेरेंट सेल है वो पेरेंट सेल डिवाइड करने से पहले अपना साइज बढ़ाएगा और फिर उसके बाद डिवाइड कर जाएगा। तो पेरेंट सेल का और डॉटर सेल का साइज आपके इक्वल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लीवेज की। तो देखिए क्लीवेज में आप देखेंगे कि ये जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल के अंदर आपके ग्रोथ नहीं होगी, नो सेल ग्रोथ। अब ये जो आपके पेरेंट सेल है ये आपके ग्रो ही नहीं करेगा, और ये ऐसे ही आपकी डिवाइड कर जाएगा। तो आप देखेंगे जो डॉटर सेल बनेंगे उनका साइज क्या होगा, हाफ होगा, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे नो सेल ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे G2 और G1 फेज एब्सेंट, एस फेज होगा क्योंकि DNA डिवाइड करेगा ही, ठीक है। और अब आप ध्यान से देखिए कि बिना सेल ग्रोथ के ये एम फेज में चला जाएगा और ये आपकी डिवाइड कर जाएगा। तो अब जो डॉटर सेल बने, डॉटर सेल का साइज आपके पेरेंट सेल के साइज से हाफ होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे डॉटर सेल्स, ओके। तो डॉटर सेल्स का साइज क्या होगा, आपके हाफ होगा पेरेंट सेल से, ठीक। तो अब आप देखेंगे यहां पर जब ये फैलोपियन ट्यूब में आपके मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब में आपके फर्टिलाइजेशन हुआ एम्पुला में, ओके। और ये है आपके इस्थमस। तो आप देखेंगे कि ये आपके जाइगोट डिवाइड करेगा आपके क्लीवेज से। तो ये इसके अंदर हुआ फर्स्ट क्लीवेज, और ये बन गए आपके क्या, ये बन गया एम्ब्रियो, और ये बन गया आपके 2 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, ठीक है। तो फर्स्ट क्लीवेज के बाद जाइगोट 2 सेल्ड एम्ब्रियो बन गया, या 2 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो बन गया। और यहां पर आप देख ही पा रहे हैं कि ये जो आपके डॉटर सेल बने, ये जो आपके पेरेंट सेल के डिवाइड करने के बाद जो डॉटर सेल बने, इन डॉटर सेल्स को आप क्या बोलते हैं, इन डॉटर सेल्स को आप बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कि डॉटर सेल फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज
इज कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, ब्लास्टोमेयर्स। तो ये जो आपके सेल्स हैं इनको आप क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर। तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या है आपके? ब्लास्टोमेयर। तो यहां पर कितने ब्लास्टोमेयर हैं? तो आप कहेंगे कि यहां पर आपके 2 ब्लास्टोमेयर हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है आपसे कि ये क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट कब होता है? तो इसका जवाब है कि क्लीवेज डिवीजन फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में स्टार्ट होता है। यानी कि जैसे ही आपके दोनों के न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा और जाइगोट बन जाएगा, फौरन ही आपके क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे ये आपके मूव करता जाएगा, जैसे जैसे जाइगोट या एम्ब्रियो इधर इस्थमस में मूव करता जाएगा, वैसे वैसे आपके क्लीवेज होता रहेगा। यानी कि आप देखेंगे जैसे ये सेकंड क्लीवेज हुआ और ये क्या बन गया आपके? 4 सेल्ड स्टेज। थर्ड क्लीवेज हुआ, ये क्या बन गया आपके? 8 सेल्ड स्टेज। फोर्थ क्लीवेज के बाद बन जाएगा आपके कितना? 16 सेल्ड स्टेज। ओके, तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे एम्ब्रियो या जाइगोट मूव करता जाएगा इस्थमस में, वैसे वैसे आपके क्लीवेज होता रहेगा। ठीक है, तो अकर एज जाइगोट मूव्स थ्रू इस्थमस। ठीक है, चलिए अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा, ये बताइए, कि जैसे जैसे आपके ये क्लीवेज होता रहेगा तो डॉटर सेल्स यानी कि जो ब्लास्टोमेयर्स बन रहे हैं उनका साइज आपके रिड्यूस होता रहेगा या सेम रहेगा? तो आप बताइए सोच करके। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपके जाइगोट डिवाइड करके ब्लास्टोमेयर्स बनाता रहेगा, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, तो ब्लास्टोमेयर्स का साइज आपके रिड्यूस होता रहेगा। तो ब्लास्टोमेयर का साइज आपके हर डिवीजन के साथ रिड्यूस होता जाएगा। और आप देखेंगे ये जो ओवरऑल एम्ब्रियो का साइज है, ओवरऑल एम्ब्रियो का साइज आपके सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि डॉटर सेल साइज कीप रिड्यूसिंग आफ्टर ईच क्लीवेज। तो हर एक क्लीवेज के बाद डॉटर सेल का साइज आपके रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, मगर आप देखेंगे कि ओवरऑल जाइगोट का, ओवरऑल एम्ब्रियो का साइज आपके वही रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन सेम। ठीक है, तो ये आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए जल्दी से इसको समराइज कर देता हूं। तो मैंने आपसे पहले पूछा कि क्लीवेज आपके स्टार्ट कब होता है? तो आप कहेंगे जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये चलता रहता है जैसे जैसे जाइगोट या एम्ब्रियो आपके स्टमक में मूव करता रहेगा। ठीक है, और एक और सवाल है आपसे यहाँ पे कि क्लीवेज डिवीजन फास्ट होगा या स्लो होगा? बताइए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है कि ये आपके फास्ट होगा, यानी कि ये रैपिड माइटोसिस है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जानते हैं G1 और G2 फेज एब्सेंट है, और G1 और G2 फेज एब्सेंट है तो सेल साइकिल आपकी शॉर्ट हो जाएगी, इसलिए ये थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, चलिए, और फिर मैंने आपको बताया कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है और ये आपकी चलता रहेगा जैसे आपके जाइगोट मूव करेगा स्टमक में। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे क्लीवेज होता जाएगा तो ब्लास्टोमेयर्स का साइज आपके रिड्यूस होता जाएगा और ओवरऑल साइज ऑफ एम्ब्रियो सेम रहेगा। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ये जो क्लीवेज है, ये क्लीवेज डिवीजन आपके थोड़ा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर G1 और G2 फेस एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो ये आपके रैपिड माइटोसिस डिवीजन है। ठीक है, क्लीवेज माइटोसिस ही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सेल की ग्रोथ नहीं होती है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आप इसको लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने क्लीवेज देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके एम्ब्रियोजेनेसिस की। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने आपके बनाया फीमेल
रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डायग्राम, ठीक है। ओके, और ये आप मान लीजिए ये है आपके एंडोमेट्रियम, ठीक है। ओके, चलिए, और आप जानते हैं कि यहां पर एम्पुला में होता है आपके फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है आपके जाइगोट, ठीक है। और ये जाइगोट के चारों तरफ मैंने एक क्या बनाया है, तो ये जाइगोट के चारों तरफ मैंने एक लेयर बनाई है, और इस लेयर को आप बोलते हैं क्या, जूना पेलुसिडा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो आपके ओवम है, इस ओवम की चारों तरफ होती है एक लेयर जिसको आप बोलते हैं जूना पेलुसिडा, ठीक। और जब स्पर्म इसको आके फर्टिलाइज करता है और आपके ये जो ओवम है ये जाइगोट बन जाता है, उसके बाद भी ये जूना पेलुसिडा परसिस्ट करती है, ठीक है। तो ये जूना पेलुसिडा आपको जाइगोट में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये जाइगोट आपके डिवाइड करेगा और ये आपके क्लीवेज से डिवाइड करता है, ठीक है। और इसको लिखा मैंने 1 या फर्स्ट सी का मतलब है आपके फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है। और फर्स्ट क्लीवेज के बाद ये बन गया है आपके 2 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये है आपके 2 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, ओके। ये बन गया आपके 2 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जूना पेलुसिडा है, तो यहाँ पर भी आपके जूना पेलुसिडा परसिस्ट करती है, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए, ये है आपके 2 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, और फिर आपके हुआ इसके अंदर सेकंड क्लीवेज, और सेकंड क्लीवेज के बाद ये बन गया आपके 4 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके जूना पेलुसिडा परसिस्ट करती है, ठीक है। तो ये है आपके क्या, जूना पेल्यूसिडा। और यहाँ आप देखेंगे कि 4 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, और 4 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो में होगा आपके थर्ड क्लीवेज, और थर्ड क्लीवेज के बाद ये बन जाएगा आपके 8 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये बन गया आपके 8 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, ओके। और इसमें हुआ आपके 4th क्लीवेज, और ये बन गया आपके 16 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, 16 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, ठीक है। और अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे कि जूना पेलुसिडा अभी भी यहाँ पर परसिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये जूना पेलुसिडा क्यों परसिस्ट कर रही है, इस सवाल का जवाब हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर मैंने कहा आपसे 8 सेल्ड स्टेज को बोलते हैं अर्ली मोरुला, ठीक है। और 16 सेल्ड स्टेज को आप बोलते हैं लेट मोरुला, ठीक है। और फिर मैंने आपसे पूछा कि मोरुला बताइए, मोरुला आपके कौन सी सेल्ड स्टेज को बोलते हैं, तो आप कहेंगे 8 to 16 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो को आप क्या बोलते हैं, मोरुला, ठीक है। तो मोरुला क्या है आपके 8 to 16 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, ओके। अब आप ध्यान से देखिए कि ये अंदर से सॉलिड है या अंदर से हॉलो है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा बॉल है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें आपकी सेल्स अंदर में भी पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये अंदर से सॉलिड होती है, ना कि हॉलो। तो ये है आपकी कैसा, सॉलिड स्ट्रक्चर है, ओके। चलिए, अब आप देखिए, आपने मलबेरी देखी होगी, मलबेरी बोलते हैं आपके सैतूत को, ठीक। तो मलबेरी का जो सरफेस होती है कुछ इस तरह से इरेगुलर होती है। ऐसे ही आप देखेंगे कि मोरुला की सरफेस भी इरेगुलर है बाहर से, क्यों, बिकॉज ऑफ सेल्स की वजह से उसकी सरफेस इरेगुलर है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, मलबेरी लाइक। तो इसका जो सरफेस है वो मलबेरी जैसा है, इसीलिए इसको आप क्या बोलते हैं, मलबेरी लाइक, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो मोरुला आपकी समझ में आ गया होगा कि मोरुला क्या है आपके 8 to 16 सेल्ड स्टेज,
और ये आपके अंदर से सॉलिड होता है, और ये देखने में आपके मलबेरी की तरह होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मलबेरी लाइक। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से देखिए, अब ये जो 16 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो है या लेट मोरुला है, ये आपके जाके एंटर करेगा कहाँ पर, एंटर यूट्राइन कैविटी, ये यूट्राइन कैविटी में जाकर के एंटर करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एम्ब्रियो कौन सी स्टेज पे यूट्रस में एंटर करता है, तो आप कहेंगे 16 सेल्ड स्टेज में। ठीक है, और आप देखेंगे कि जब ये आपके यूट्रस में एंटर कर जाएगा, जैसे ही ये आपके यूट्रस में एंटर कर जाएगा, तो ज़ूना पेलुसिडा हल्के हल्के आपके डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़ूना पेलुसिडा थिन होती जा रही है, डिसअपियर होती जा रही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपके ज़ूना पेलुसिडा क्या होती जा रही है, थिन होती जा रही है। ओके, और आप देखेंगे कि जब ये जो आपके लेट मोरुला है, ये आपके फर्दर डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद ये डेवलप कर जाएगा आपके एक स्ट्रक्चर में, जिसे आप बोलते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये है आपकी ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो आपकी जो लेट मोरुला है, लेट मोरुला डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद यानी कि डिवाइड करेगा और आपके डेवलप कर जाएगा किसके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। ठीक है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, तो आप देखेंगे कि ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को आप बोलते हैं क्या, ब्लास्टोसील। ठीक है, तो इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को आप क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। ओके, और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनी कैसे, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर यूट्राइन फ्लूइड है, यूट्राइन फ्लूइड, और इस यूट्राइन फ्लूइड को एंडोमेट्रियम ही छोड़ती है, और ये यूट्राइन फ्लूइड इस मोरुला के अंदर, इस लेट मोरुला के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी, जिसको आप बोलते क्या है, ब्लास्टोसील। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट में सेल्स दो तरह से अरेंज हैं, तो आउटर सेल्स को आप क्या बोलते हैं, तो ये आउटर सेल्स को आप बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और इनर सेल्स को आप क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, और इनका एक और नाम और है एम्ब्रियो ब्लास्ट। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि इनको एम्ब्रियो ब्लास्ट क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो आपको मैंने कहा कि ये जो 16 सेल्ड स्टेज है, ये एंटर करेगी आपकी यूट्राइन कैविटी में, और यूट्राइन कैविटी में जाने के बाद ये फर्दर डिवाइड करेंगे, और डेवलप होने के बाद बन जाएंगे क्या, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और आप देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, और इस कैविटी को आप क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। और ये कैविटी कैसे बनी कि इस लेट मोरुला के अंदर यूट्राइन फ्लूइड एंटर करेगा, जिसकी वजह से आपकी ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी। ठीक है, और आप देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट के अंदर सेल्स दो तरह से अरेंज हैं, ये आउटर सेल हैं, जिनको आप ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ये इनर सेल हैं, इनको आप इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे ज़ूना पेलुसिडा का फंक्शन क्या है, और उससे पहले आप मुझे बताइए व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, नॉर्मली क्या होता है कि ये ब्लास्टोसिस्ट आपके जाकर के इम्प्लांट करता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम में। ठीक है, ये क्या है आपके, ये है एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट आपके एंडोमेट्रियम से जाकर के अटैच कर जाएगा, इसके अंदर जाकर के इम्प्लांट कर जाएगा, इसी को आप क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में इम्प्लांट करने के बजाय कहीं और इम्प्लांट कर गया, फॉर एग्जांपल फैलोपियन ट्यूब में, या आपकी सर्विक्स में, या वजाइना में, तो कहीं और अगर ये इम्प्लांट कर गया, तो इसका मतलब इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, इम्प्लांटेशन। ठीक है,
एट साइट अदर देन यूट्राइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? नॉर्मली क्या होता है कि ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से यूट्राइन मतलब यूट्रस की एंडोमेट्रियम से जाकर के अटैच करता है, इम्प्लांट करता है। लेकिन अगर ये कहीं और इम्प्लांट कर गया, फॉर एग्जाम्पल ये फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर गया, तो ऐसी प्रेगनेंसी को आप क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, और ये आपकी इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ठीक, चलिए अब तो मैंने आपसे कहा कि ये जो आपके यूट्रस के सेल हैं ये काफ़ी स्टिकी होते हैं, तो ये आपके यहाँ पर क्यों नहीं इम्प्लांट कर जाते फेलोपियन ट्यूब में? ये आपके यहाँ पर ही यूट्रस में आने के बाद ही क्यों इम्प्लांट कर रहे हैं? ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ही क्यों इम्प्लांट कर रहे हैं? ये आपके मोरुलर स्टेज पे क्यों इम्प्लांट नहीं कर जाते? तो आप देखेंगे मोरुलर स्टेज पे आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? ज़ूना पेलुसिडा, और ज़ूना पेलुसिडा इनके इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में, या कह सकते हैं अर्ली स्टेज में। ठीक है, चलिए तो दिस इज, तो इसको मैंने आपको क्या कहा? ज़ूना पेलुसिडा। तो ज़ूना पेलुसिडा क्या करती है? ज़ूना पेलुसिडा प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आपके एबनॉर्मल साइट पर, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब पर इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करती है। किसका? एम्ब्रियो का। ठीक है, चलिए तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ये आपके समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं अब बात करेंगे हैचिंग की। तो व्हाट इज हैचिंग? तो आपने पहले ही देखा था कि यहाँ पर जैसे ही ये आपकी मोरुला एंडोमेट्रियम में एंटर कर जाएगा, तो ये ज़ूना पेलुसिडा हल्के हल्के पतली होने लगेगी, डिसअपियर होने लगेगी, और इसी को आप क्या बोलते हैं? हैचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हौले हौले ये आपके कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, और इसमें से निकल के आएगा क्या? ब्लास्टोसिस्ट। ओके, चलिए तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए तो हैचिंग क्या है? हैचिंग इज थिनिंग ऑफ ज़ूना पेलुसिडा। तो ज़ूना पेलुसिडा की थिनिंग को ही आप क्या बोलते हैं? हैचिंग बोलते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे जैसे आपके ये एंटर कर जाएगा यूट्राइन कैविटी में, इसकी थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर हौले हौले ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कंप्लीटली डिसअपियर। ठीक है, तो एक टाइम आएगा कि ये कंप्लीटली आपके डिसअपियर हो जाएगी, और जब ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी तो उस टाइम पर ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं ये इस एंडोमेट्रियम से जाकर के अटैच कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो सकता है। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पे नाउ ट्रोफोब्लास्ट कैन अटैच टू एंडोमेट्रियम, यानी कि अब इम्प्लांटेशन हो सकता है। ठीक है, चलो अब मैंने आपको हैचिंग क्यों बताया? क्योंकि मुझे आपको यहाँ पर मोनोजाइगोटिक ट्विंस बताने हैं। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर लिखिए, पहले इसको लिखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, तो इसको हम जल्दी से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया मोरुला। तो व्हाट इज मोरुला? तो मोरुला क्या है? आपके 8 to 16 सेल्ड स्टेज को आप क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं। और मोरुला अंदर से सॉलिड है, और आप देखेंगे ये कुछ सैतूत जैसा, यानी कि मलबेरी जैसा दिखता है, इसलिए क्या लिखा? मलबेरी लाइक। ओके, अब बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप देखिए क्या होती है? नॉर्मली इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में होता है, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन कहीं और हो जाए तो इसी को आप क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन एट साइट अदर देन यूट्राइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, लेकिन इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? ज़ूना पेलुसिडा है। तो ज़ूना पेलुसिडा प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन इन फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हैचिंग। तो हैचिंग आप देखेंगे क्या होती है कि एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब आपके ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट करना ही पड़ेगा एंडोमेट्रियम में, तो ये ज़ूना पेलुसिडा आपके
गायब हो जाती है, थिन हो जाती है, और जब ये कंप्लीटली गायब हो जाती है तब जा करके आपके ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट कर सकता है किसके अंदर, एंडोमेट्रियम में। ठीक है, तो व्हाट इज हैचिंग, हैचिंग इज थिनिंग ऑफ ज़ूना पेलोसिडा, और ज़ूना पेलोसिडा जब कंप्लीटली डिसेपर हो जाएगी, कंप्लीटली गायब हो जाएगी, तब ये आपके इम्प्लांटेशन हो सकता है। ठीक है, तो आप ये लिखिए, इसके बाद हम बात करेंगे इस ब्लास्टोसिस्ट की। ओके, ओके, तो अब बात करते हैं आपके ब्लास्टोसिस्ट की। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट की बात करेंगे, तो यहां पर मैंने आपके सामने बनाया ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और आप जानते हैं ब्लास्टोसिस्ट में सेल आपके दो लेयर्स में अरेंज हैं। जो आउटर सेल हैं, उन आउटर सेल्स को आप बताइए क्या बोलते हैं, बताइए। तो ये जो आउटर सेल हैं, इन आउटर सेल को आप क्या बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और ये जो इनर सेल हैं, इनको आप बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, या इनको आप एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, और एम्ब्रियोब्लास्ट क्यों बोलते हैं ये अभी हम देखेंगे। और यहाँ पर आपके ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। ठीक है, ये है आपके ब्लास्टोसील। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, इनर सेल मास का हर एक सेल, मैंने आपसे क्या कहा, इसका हर एक सेल, ईच सेल इज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। क्या मतलब है इसका? ठीक है, तो मैंने कहा आपसे कि इसका हर एक सेल क्या है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। तो क्या मतलब है इसका? तो देखिए, प्लूरी मतलब होता है आपके मैनी, और पोटेंट मतलब होता है आपके पावर्स। ठीक है, तो इसके पास आपके काफ़ी सारी शक्तियां हैं, पावर्स हैं, पोटेंसी है। क्या मतलब है इसका? देखिए, तो अगर मैं इसका एक सेल लूँ, इनर सेल मास का एक सेल लूँ, तो उसको एप्रोप्रिएट कंडीशन देने के बाद मैं किसी भी तरह के सेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं उसको लिवर सेल में, पैनक्रियास के सेल में, स्किन सेल में, ब्रेन सेल में, हार्ट सेल में, उसको किसी भी तरह के सेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास मल्टीपल पावर्स हैं, मैनी पावर्स हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इनके पास क्या है, हैव एबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि ये इनर सेल मास ही आपके बॉडी के सारे टिश्यू और ऑर्गन्स को बनाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये आपकी बॉडी का कोई टिश्यू और ऑर्गन नहीं बनाती है, ये आपके प्लासेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे लिखना आप कि ये आपके क्या करते हैं, ये इनर सेल मास के सेल गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ठीक है, ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी के सारे और टिश्यू और ऑर्गन्स यही सेल बनाते हैं। ठीक है, चलो, अब यहीं पर आप बात कर लेंगे आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिनको आप क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, और बात कर लेंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस, या इनको आप क्या बोलते हैं, और फ्रैटर्निटी ट्विंस। ठीक है, ये इसी साल का सवाल है, फ्रैटर्निटी ट्विंस पे इसी साल सवाल आया था, नीट 2025 में। ठीक है, तो अब आप देखिए, इनको और क्या बोलते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ध्यान से देखिए आप। तो ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, ये कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था हैचिंग में क्या होता है कि आपके ज़ूना पेलोसिडा डिसइंटीग्रेट करती है, थिन होती है और गायब हो जाती है, और फिर आपके उसमें से निकलता है क्या, ब्लास्टोसिस्ट निकलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स ड्यूरिंग हैचिंग के टाइम पर
हैचिंग के टाइम पर क्या होता है कि ये इनर सेल मास आपके स्प्लिट कर जाते हैं, टूट सकते हैं, ठीक है। और इनर सेल मास में से आप देखेंगे कि एक सेल भी अगर अलग हो गया, इनर सेल मास में से अगर एक सेल भी अलग हो गया तो वो एक सेल आपकी बॉडी के सारे टिश्यू और ऑर्गन्स को बना सकता है, यानी कि ये पूरा एम्ब्रियो बना सकता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे हैचिंग इनर सेल मास आपके स्प्लिट कर सकता है। और उस केस में क्या होगा आपके, उस केस में आप देखेंगे कि अगर एक सेल भी अलग हो गया तो वो एक सेल पूरा एम्ब्रियो बना सकता है, ठीक है। और उस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके दो एम्ब्रियो बन जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि ये एम्ब्रियो आप देखेंगे कि एक ही जाइगोट से बने हैं, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो आप बताइए इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस का डीएनए सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो आप कहेंगे क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बने हैं, तो एक जाइगोट से बने हैं तो हर एक सेल का डीएनए क्या होगा, सेम होगा, इसलिए ये आपके जेनेटिकली क्या होंगे, आइडेंटिकल, इसलिए इनको बोलते भी हैं आइडेंटिकल ट्विंस। तो ये होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है। इनका 100% डीएनए मैच करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे सेक्स भी सेम होगा, मेल मेल या फीमेल फीमेल, ठीक है। और बिल्कुल 100% डीएनए सेम होगा, ठीक है। चलो अब बात करेंगे आपके डाइजाइगोटिक ट्विंस की या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की। तो ये कैसे बनते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि दोनों ओवरीज के अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है और दोनों ओवरीज के अंदर एग रिलीज होता है, ठीक है। और स्पर्म्स आते हैं और दोनों ओवरीज को जाकर के फर्टिलाइज कर जाते हैं, दोनों ओवरीज के अंदर जो एग है उसको फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक। तो इस केस में आप देखेंगे क्योंकि दोनों ओवरी का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा, दोनों स्पर्म्स का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा और दोनों जाइगोट जो बनेंगे उनका भी जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा। तो उस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर दो जाइगोट बनेंगे और दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डिफरेंट। तो उसी केस में क्या बनते हैं आपके डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्निटी ट्विंस, ठीक है। तो आप लिख लेना यहाँ पे कि ये आपके नॉन आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे डीएनए मैच नहीं होता है। और आप जानते हैं कि हर दो इंडिविजुअल का डीएनए 99.9% तो मैच करता ही है, ठीक। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 100% मैचिंग नहीं होगी, 100% डीएनए मैचिंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे 100% डीएनए मैचिंग नहीं होगी, ठीक। चलिए, और यहाँ पर आपके सेक्स भी अलग हो सकते हैं, मतलब मेल और फीमेल हो सकती है और फीमेल और मेल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मिस मैचिंग हो सकती है, मेल मेल भी हो सकते हैं और फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर मेल मतलब अगर मेल मेल ही होंगे और फीमेल फीमेल ही होंगे, यहाँ पर मेल मेल फीमेल फीमेल या मेल फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पे सेक्स डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ट्रोफोब्लास्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हमने बात कर ली इनर सेल मास की, अब हम बात करेंगे ट्रोफोब्लास्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और मैंने कहा आपसे कि ट्रोफोब्लास्ट आपके पार्टिसिपेट करती है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, पार्टिसिपेट इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, देखिए प्लेसेंटा आपके मदर के टिश्यू एज वेल एज फीटस के टिश्यू दोनों से मिलके बनती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मदर के यूट्राइन टिश्यू भी होते हैं उसके अंदर और फीटस के टिश्यू जो कि कौन बनाता है, जो आपके ट्रोफोब्लास्ट बनाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे मदर के यूट्राइन टिश्यू प्लस फीटस के टिश्यू जो कि आपके ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं, वो दोनों मिलकर के आपके प्लेसेंटा बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाती है मगर कंप्लीटली नहीं, इसलिए लिखा क्या कि ये पार्टिसिपेट करती है किसमें, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में, ठीक है। ओके, अब आप देखिए कि ये दो हार्मोन छोड़ती है, सिक्रीट HCG एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये आपके दो हार्मोन छोड़ती है,
HCG एंड प्रोजेस्टेरॉन। और HCG की फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। और तीसरी चीज मैंने आपको कहा कि ये जो आपके ट्रोफोब्लास्ट है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके क्या है, एंडोमेट्रियम है, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है आपके एंडोमेट्रियम, ओके। ये मान लीजिए क्या है एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम के सेल हैं और ये आपके एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं, ठीक है। ये पूरे एंडोमेट्रियम के सेल्स होंगे यहाँ पर। और ये आपके क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। और ब्लास्टोसिस्ट में आपके जो आउटर सेल हैं उनको आप क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर के सेल हैं इनको आप क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जब ये ब्लास्टोसिस्ट के जो ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं ये आपके एंडोमेट्रियम से जाके अटैच करेंगे, तो एंडोमेट्रियम के सेल भी चुप नहीं बैठेंगे, वो भी डिवाइड करेंगे और इसको चारों तरफ से कवर कर लेंगे, घेर लेंगे ब्लास्टोसिस्ट को, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि ट्रोफोब्लास्ट जब अटैच करेगी किससे, अटैच टू एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो आप देखेंगे एंडोमेट्रियम या कह सकते हैं आपके यूट्राइन सेल डिवाइड करेंगे और कवर कर लेंगे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये सेल्स भी आपकी डिवाइड करेंगे और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये है आपके क्या, एंडोमेट्रियम, ओके। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आप देखेंगे जैसे ही आपकी ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट इससे अटैच करेगी एंडोमेट्रियम से, तो एंडोमेट्रियम के सेल भी डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इसको कवर कर लेंगे ब्लास्टोसिस्ट को। अब आप कह सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली एम्बेडेड है किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। नाउ ब्लास्टोसिस्ट completely embedded in एंडोमेट्रियम, ठीक है। और इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो नाउ ब्लास्टोसिस्ट इज कंप्लीटली एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम और इसी को आप क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। चलो, तो ये आपके ट्रोफोब्लास्ट समझ में आ गया होगा, ओके। और इसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहां तक ट्रोफोब्लास्ट के बारे में देखा और अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में और ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने आपको दिखाई क्या, ये मैंने आपको दिखाई एंडोमेट्रियम, ठीक है। और एंडोमेट्रियम के बाहर एक लेयर और दिखाता हूं मैं आपको। एंडोमेट्रियम के बाहर होती है आपके मायोमेट्रियम, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाई मायोमेट्रियम, ओके। और एंडोमेट्रियम, ये पूरी एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होंगे, एंडोमेट्रियम के सेल्स, ठीक है, टिश्यू होगा यहाँ पे। और यहाँ पर आपको मैं दिखाया ब्लास्टोसिस्ट जो इस एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने दिखाया आपको क्या, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट के जो आउटर सेल्स होते हैं, आउटर सेल्स को आप क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ओके। तो ये जो सेल्स हैं इनको आप क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ओके। तो ये है आपके ट्रोफोब्लास्ट। और आप ध्यान से देखिए यहां पर जो इनर सेल्स हैं, इनर सेल्स को आप बोलते हैं इनर सेल मास, ठीक है। तो ये क्या है आपके इनर सेल मास, ओके। और ब्लास्टोसिस्ट की जो कैविटी है, इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को आप क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील, ठीक है। तो ये यहां तक हम देख चुके थे। अब हम इसके आगे देखेंगे कि इसके आगे क्या होगा। तो ध्यान से देखिए इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ध्यान से देखिए क्या होगा, ठीक है।
इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं और यहां पर मैं आपको दोबारा दिखाता हूं एंडोमेट्रियम, ठीक है। और ध्यान से देखिए, एंडोमेट्रियम के अंदर एंडोमेट्रियल सेल्स होंगे, सेल्स या टिश्यू बोल सकते हैं आप। और एंडोमेट्रियम के बाद मैंने आपको दिखाया क्या यहाँ पे, ब्लास्टोसिस्ट। तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में हैं, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट के वो सेल्स जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में हैं वो आपके डिफरेंशिएट करेंगे 2 लेयर्स में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ओके। तो ट्रोफोब्लास्ट के वो सेल्स जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में है वो आपके डिफरेंशिएट करेंगे 2 लेयर्स में, ओके। ये देखिए, तो यहां पे लिखा मैंने ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट आपके डिफरेंशिएट करेगी 2 लेयर्स में। तो ये जो आपके इनर लेयर है, इस इनर लेयर को आप बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो ये जो इनर लेयर है ग्रीन से दिखाई है मैंने आपको, ये ग्रीन लेयर, इसको आप क्या बोलते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और ये जो आपके आउटर लेयर है जो मैंने आपको ब्लू से दिखाई है, इसको आप बोलते हैं सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट, सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहा कि ट्रोफोब्लास्ट के वो सेल्स जो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में हैं वो आपके 2 लेयर में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, और ये जो आपके आउटर लेयर है इसको बोलते हैं आप सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर लेयर है इसको आप बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। बाकी ये आपके बाहर वाले ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आप ध्यान से देखिए कि ये सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स बनते कैसे हैं। तो ध्यान से देखिए साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल डिवाइड करते जाएंगे और इधर की तरफ मूव करते जाएंगे, और जब ये मूव कर रहे होंगे उसी टाइम पर ये आपके फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो फ्यूज कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे सेल फ्यूज कर चुके हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट है ये असल में एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे सेल्स फ्यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो सारे सेल्स फ्यूज कर गए तो आप देखेंगे कि इनकी सेल मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, और अब ये जो सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट है ये आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप बोल सकते हैं कि ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है एक तरीके से, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फ्लूइड फिल्ड, और फ्लूइड क्या है आपके यहाँ पे, साइटोप्लाज्म, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ठीक है। और ये सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट एंजाइम्स रिलीज करती है, और ये एंजाइम एंडोमेट्रियम को इरोड करती है, मतलब ये एंडोमेट्रियम को डाइजेस्ट करती है, या कह लीजिए हिंदी में कि ये इसको चाटती जाती है, चाट के इसको साफ करती जाती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या कि ये आपके रिलीज करती है, सिक्रीट करती है कुछ एंजाइम्स को, सिक्रीट एंजाइम, ये सिक्रीट करती है एंजाइम्स सिक्रीट एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स आपके इरोड करते हैं, इरोड मतलब डाइजेस्ट करते जाते हैं किसको, एंडोमेट्रियम को, ठीक है, एंडोमेट्रियम को, ओके। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स आपके फ्यूज करने के बाद एक मास ऑफ साइटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपके मास ऑफ साइटोप्लाज्म है ये असल में एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस ही तो है, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि ये जो आपके सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट है ये हौले हौले आपके एंडोमेट्रियम को डाइजेस्ट करती जाती है, यहाँ से क्लीन करती जाती है, ताकि इस ब्लास्टोसिस्ट को स्पेस मिलती जाए अंदर की तरफ एम्बेड होने की, ठीक है, और ये कंप्लीटली इसके अंदर इम्प्लांट कर जाए, ओके। चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब आप देखेंगे कि ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स भी आपके प्रोलिफरेट करेंगे, यानी कि ये भी आपके मल्टीप्लाई करेंगे,
और मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे इसी स्पेस में, इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फ्लूइड फिल्ड स्पेस में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएंगे। ठीक है, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आप बोलते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आप बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आप क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। ओके, चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो ये प्रोलिफरेट करते हैं और प्रोलिफरेट करने के बाद बनाते हैं फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको आप क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट के वो सेल्स जो आपके कांटेक्ट में हैं एंडोमेट्रियम के, वो आपके डिफरेंशिएट कर जाएंगे आउटर सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट में और इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट में। ठीक है, और सिंसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट असल में मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ सेल है। ठीक है, और ये आपके एंजाइम छोड़ छोड़ के एंडोमेट्रियम को डाइजेस्ट करते जाते हैं। ठीक, और फिर इसी स्पेस में आप देखेंगे कि इसी स्पेस में आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएंगे इस तरह से। ओके, और आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखिए कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में आपके एंडोमेट्रियम के टिश्यू यानी कि यूट्राइन टिश्यू आपके ग्रो कर जाएंगे, और ग्रो करने के बाद वहाँ से भी मतलब एंडोमेट्रियम के भी आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगे इनके बीच में। ओके, तो ये जो एंडोमेट्रियम के टिश्यू हैं यहाँ पे, ये भी आपके डिवाइड करके इसके अंदर ग्रो कर जाएंगे, और यहाँ भी आप देखेंगे कि एंडोमेट्रियम दूसरी तरफ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेगी। ओके, और इसीलिए इसको एनसीईआरटी लिखती है कि इधर से कोरियोनिक विलाई और इधर से आपके एंडोमेट्रियम या यूट्राइन टिश्यू आपस में इंटर डिजिटेट कर जाते हैं। ठीक है, डिजिट मतलब होता है आपके उंगलियां, तो इधर से भी फिंगर्स इधर से भी फिंगर आपस में मिल गई तो क्या कर गई? इंटर डिजिटेट कर गई। ओके, तो आप लिखेंगे कि कोरियोनिक विलाई और ये क्या है? यूट्राइन टिश्यू, यूट्राइन टिश्यू। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कर गए? ये कर गए इंटर डिजिटेट। ओके, और जॉइंटली, जॉइंटली मतलब साथ में, टुगेदर, साथ में मिलकर के बनाया क्या? टुगेदर फॉर्म, ये साथ में मिलकर बनाते हैं प्लासेंटा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं डिस्क शेप स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? प्लासेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं प्लासेंटा किससे बना है, तो आप कहेंगे प्लासेंटा आपके फीटल पार्ट, फीटल पार्ट की फीटल पार्ट का मतलब फीटल पार्ट से जो ट्रोफोब्लास्ट से कोरियोनिक विलाई निकली वो, और आपके मैटरनल पार्ट मतलब मदर का पार्ट, और मदर का कौन सा पार्ट? यूट्राइन टिश्यू, ये दोनों मिलकर के आपके प्लासेंटा बनाते हैं। ठीक है, तो आप प्लासेंटा चाहो तो लिख सकते हैं कि प्लासेंटा में आपके मैटरनल पार्ट भी है, ओके, और फीटल पार्ट भी है, फीटल पार्ट, और मैटरनल पार्ट में आपके क्या है? ये यूट्राइन टिश्यू, यूट्राइन टिश्यू मतलब एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम कह लीजिए या यूट्राइन टिश्यू बोल दीजिए। और फीटल पार्ट में क्या है आपके? फीटल पार्ट में है आपके ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट से जो निकली ट्रोफोब्लास्ट से जो निकली कोरियोनिक विलाई। ठीक है, तो कोरियोनिक विलाई जो आपके ट्रोफोब्लास्ट से निकली। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लासेंटा आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आप ये लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इनर सेल मास के साथ क्या होता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि इनर सेल मास के साथ क्या होगा। ओके, तो ये मैं मिटा देता हूं, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो इनर सेल मास है, ये सेल्स भी आपके डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये आपके दो लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप देखेंगे एक लेयर ऊपर की तरफ जो लेयर हैं उसके जो सेल्स हैं वो आपके कैसे हैं? कॉलमनार सेल्स हैं।
ठीक है। और जो नीचे की तरफ लेयर है, इसके सेल्स आपके क्यूबाइडल सेल्स हैं। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, इनर सेल मास ये भी आपके डिफरेंशिएट किए, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये आपके दो लेयर्स में डिफरेंशिएट किए। एक ऊपर वाली लेयर को आप बोलते हैं एपीब्लास्ट, ठीक है, और नीचे वाली लेयर को आप बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो ये जो आपके इनर सेल मास हैं, ये भी आपके डिफरेंशिएट करेंगे, और ऊपर की जो लेयर होगी उसको आप बोलेंगे क्या, एपीब्लास्ट, और नीचे की जो लेयर है उसको आप बोलेंगे हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो ये है आपके रेड से है आपके एपीब्लास्ट, और जो ब्लू से बनाई है वो क्या है आपके, ये है आपके हाइपोब्लास्ट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो हाइपोब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट के सेल्स डिवाइड करेंगे, और ये आपके पूरी ब्लास्टोसील कैविटी को, जो नीचे वाली ब्लास्टोसील कैविटी है उसको डिवाइड करेंगे, उसको लाइन कर लेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो कैविटी बनेगी, इसको आप बोलते हैं प्राइमरी यॉर्क सैक, ठीक है। तो ये होता है आपके यॉर्क सैक, ओके। और आप देखेंगे ध्यान से कि ऊपर भी कैविटी है, और ऊपर वाली कैविटी को आप क्या बोलते हैं, ऊपर वाली कैविटी को आप बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, और एमनियोटिक कैविटी भी आपके फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ओके। और एमनियोटिक कैविटी भी आपके फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। तो एमनियोटिक कैविटी के अंदर कौन सा फ्लूइड है, तो जो एमनियोटिक कैविटी के अंदर फ्लूइड है उसको आप बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, ओके। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये एपीब्लास्ट भी आपके फर्दर डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। तो एपीब्लास्ट भी आपके फर्दर डिफरेंशिएट करती है, और ये डिफरेंशिएट करके आपके 3 लेयर में डिफरेंशिएट होगी ये। तो आउटर जो लेयर बनती है उसको आप बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है, और जो बीच में लेयर बनती है उसको आप बोलते हैं मीजोडर्म, और जो इनर लेयर है उसको आप बोलते हैं एंडोडर्म, ओके। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि एपीब्लास्ट भी आपके 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट करेगी। तो आउटर लेयर एक्टोडर्म, मिडिल लेयर मीजोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, ठीक है। चलिए, अब आप ध्यान से देखिए, ये जब एम्ब्रियो में ये तीनों लेयर बन जाएंगी, तब आप एम्ब्रियो को कहेंगे क्या, नाउ एम्ब्रियो कॉल्ड। अब आप एम्ब्रियो को क्या कहेंगे बताइए, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे या फिर गैस्ट्रुला कहेंगे। तो अब आप कहेंगे एम्ब्रियो को क्या, गैस्ट्रुला, ठीक है। तो जब ये तीनों लेयर बन जाती हैं एम्ब्रियो में, तब आप एम्ब्रियो को गैस्ट्रुला बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके स्टेजेस आपको समझ में आ गई होंगी एम्ब्रियो की। तो पहले जो बना था वो क्या था, मोरुला फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फिर उसके बाद आपने देखा कि ब्लास्टोसिस्ट बना, और ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या बना, गैस्ट्रुला बना, ठीक है। चलिए, तो अब आप देखिए व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, ये देखिए ध्यान से। तो देखिए ध्यान से देखिएगा गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। तो गैस्ट्रुलेशन क्या है, तो गैस्ट्रुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर। ये 3 लेयर बनने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, ओके। चलिए, ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक। और अब आप सभी लोग जानते होंगे कि इन्हीं तीनों लेयर से आपके सारे टिश्यू और ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे मैं बात करूं एक्टोडर्म की, तो एक्टोडर्म आपकी स्किन पे हेयर्स, और आपके स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स, ये सभी चीज़ें आपकी किससे बनती हैं, एक्टोडर्म से। मीजोडर्म की बात करें तो आपका हार्ट, स्केलेटल मसल्स, किडनी, ये सब आपके मीजोडर्म से बनते हैं। और बात करें अगर एंडोडर्म की, तो एंडोडर्म में आप देखेंगे कि जीआई ट्रैक की, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की, और रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग, ठीक है। तो ये सब आपके एंडोडर्म से बनती है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में सारे टिश्यू, ऑल टिश्यू, जितने भी टिश्यू हैं और ऑर्गन्स हैं, ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिव राइज टू
ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। तो ये तीनों लेयर मिलकर के आपके सारे टिश्यू और ऑर्गन्स को बनाती हैं, ठीक है। ऑल थ्री लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एम्ब्रियो कौन सी लेयर बनाती है, तो आप क्या कहेंगे? एम्ब्रियो बनाती है एपीब्लास्ट, क्योंकि एपीब्लास्ट से ही तो ये तीनों लेयर बन रही हैं और यही तीनों लेयर आपके एम्ब्रियो बनाएंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं एम्ब्रियो कौन सी लेयर बनाती है, तो आप कहेंगे एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट फॉर्म्स एंटायर एम्ब्रियो, ठीक है। तो फिर हाइपोब्लास्ट क्या बनाती है? आप देखेंगे एम्ब्रियो के चारों तरफ कुछ लेयर्स होती हैं, उनको आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके कोरियन, एमनियन, तो वो सब आपके कौन बनाती है? हाइपोब्लास्ट बनाती है। तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हैं फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, ठीक है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एपीब्लास्ट से आपके तीनों लेयर बनती है, वही आपके सारे मतलब टिश्यू, जो जितने भी टिश्यू और ऑर्गन्स हैं एम्ब्रियो में, वही बनाती है, मतलब पूरा एम्ब्रियो आपके एपीब्लास्ट बनाती है। ओके, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा और इसको आप लिख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो अब हम इन दो एमसीक्यूज की बात करेंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू देखिए, गैस्ट्रुलेशन इज द प्रोसेस विच बिगिंस द सेग्रीगेशन ऑफ जर्म लेयर। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गैस्ट्रुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपके तीनों लेयर का क्या होता है? सेग्रीगेशन, मतलब तीनों लेयर आपके अलग हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सही होगा। अगर जस्ट आफ्टर मॉरुलेशन, क्या मॉरुलेशन के बाद होता है? मतलब मॉरुला फॉर्मेशन के बाद होता है? ये नहीं, ये आपके मॉरुला फिर गैस्ट्रुला, उसके सॉरी मॉरुला फिर ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होता है, ठीक है। अकर जस्ट आफ्टर क्लीवेज, ये भी गलत है आपके, ठीक। और आप देखेंगे इन विच रैपिड ग्रोथ ऑफ ब्लास्टोमेयर अकर, तो ब्लास्टोमेयर की बहुत फास्ट ग्रोथ होती है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम zygote और एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर इज ट्रांसफर टू। अगर आपके पास देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या करते हैं कि स्पर्म लेते हैं और ओवम लेते हैं, उसको आपके बॉडी के बाहर फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद आपके जाइगोट जो बनता है उसको आप फीमेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो फीमेल में आपके इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि फीमेल में आप इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपके पास जाइगोट है या एम्ब्रियो है अप टू 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज, यानी कि जाइगोट या फिर 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड या आपके 8 सेल स्टेज पे आप उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए वजाइना में नहीं करेंगे, यूट्रस में भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूट्रस में आपके 16 सेल्ड स्टेज मिलती है एम्ब्रियो की, ठीक, तो वहाँ पर नहीं करेंगे। फैलोपियन ट्यूब में आप जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में आपके 8 सेल स्टेज तक एम्ब्रियो मिलता है, ठीक है। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 8 सेल से ज़्यादा स्टेज हैं, मान लीजिए आपके 16 सेल्ड एम्ब्रियो है, तब आप उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो आंसर क्या होगा आपके यूट्रस में, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आप इसको देख लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।